हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा फाई ई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले जो हम एक छोटा सा टॉपिक और कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर क्या है बेटा? एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये कोई सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ए हमने मान लिया, और ये जो है हमारे पास ये लाइन जो ड्रॉ कर रखी है हमने, वो इसके परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या होगी, एरिया वेक्टर होगा। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया होगा। ठीक है, यानी इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और किधर होगी, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। हमेशा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। अब जैसे बताया आपको कि एरिया वेक्टर जो है, इसको ए से हम डिनोट करते हैं, ए वेक्टर से। ये किसके बराबर होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी आपके पास ये, और जो यूनिट वेक्टर है उसके बराबर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड होती है, नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड टू नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमेशा बाहर की तरफ रहेगी। अगर बेटा हमारे पास से ये हो जाए कि जैसे हमने कोई क्वाड्रेंट मान लिए कि एक्स वाई और जेड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई प्लेन है वो लाई कर रहा है, और ये हमारे पास कैसा है, ओपन सरफेस है। कैसा हमने मान लिया, ओपन सरफेस मान लिया। तो इसकी डायरेक्शन अगर देखें यहाँ पर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी ऊपर की तरफ, और वो नीचे की तरफ भी रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कहाँ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी अगर ओपन सरफेस है हमारे पास, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है और उसकी तरफ नीचे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी बेटा कि वो हमेशा क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। ये कौन से के लिए है, ये ओपन सरफेस के लिए है। और फॉर 3D सरफेस अगर देखें, ठीक है, अगर 3D सरफेस में हम क्या ले लेते हैं, जैसे हमने ये क्यूब ले ली। ठीक है, इस क्यूब में अगर हम देखें कि मान लो इस सरफेस का हमने एरिया वेक्टर निकालना है, इसका क्या हो जाए, तो क्या होगा, इसका ठीक है नॉर्मल, तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो जाएगा। और अगर मान लो इस सरफेस का हमने निकालना है, तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल जो हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अगर ऐसे ही इस सरफेस का यदि हम निकालें, तो वो इस प्रकार से एरिया वेक्टर। ऐसे ही यदि हम इसका सरफेस का निकालने लग जाए, तो वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ। कहने का मतलब ये है बेटा, यदि 3D सरफेस है हमारे पास है, तो उसका हमेशा आउटवर्ड पोर्शन है वो आपने लेना है, इनवर्ड पोर्शन है वो आपने नहीं लेना है। और प्लेन सरफेस की बात करें, ओपन सरफेस जो है हमारे पास, ओपन सरफेस की बात करें, तो उसमें एरिया वेक्टर आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है हमारा आज का, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा बताया आपको कि फाई ई से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली।
ठीक है, नॉर्मली टू सरफेस एरिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली टू सरफेस एरिया के नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया हो गया, ठीक इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये हमारे पास क्या है, ये कोई सरफेस है, एस सरफेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, नॉर्मल ड्रॉ हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसकी कुछ कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन ये है, यदि हम मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म हो, एंड एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। एरिया किधर हो, नॉर्मल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस टाइम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेटा ई डॉट एस के बराबर, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये जैसे हमने कोई सरफेस एरिया मान लिया और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन जैसे होगी इधर से, और ये हमारे पास क्या है, वो एरिया हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया जो है वो किधर नॉर्मल हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमारे पास ई डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो ई एस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ई डॉट एस कैसे हुआ बेटा, क्योंकि हमारे पास देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फाई ई जो है इसको हम स्केलर में करना चाहें तो कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ई एस कॉस थीटा, और थीटा कितना यहाँ पर 0 डिग्री है, तो फाई ई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई एस कोस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा जो है हमारे पास वो है एंगल बिटवीन ई एंड एस, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड एस है। दूसरे केस में देखते हैं बेटा कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान लेंगे कि जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है, जो सरफेस एरिया है वो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया हो गया और इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी किसी डायरेक्शन में, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से कोई ये मान लेंगे कि पूरा जो सरफेस एरिया है ना, ये सारा ये छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, छोटे एलिमेंट, और उनमें से एक जो सरफेस एरिया है वो हम ले लेंगे, कौन सा, ds जो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना हमने इसका जो एरिया वेक्टर कर देखे तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n यूनिट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे ये इधर हो गई, तो ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, ये एंगल थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है इसके अंदर कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा स्मॉल एरिया की वजह से हमारे पास वो किसके बराबर होगा, स्मॉल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई, और वो किसके बराबर, ई डॉट डी एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने टोटल निकालना हो, टोटल फ्लक्स ड्यू टू होल सरफेस, ठीक है, पूरे सरफेस की वजह से यदि हम टोटल फ्लक्स निकाले तो हमारे पास किसके बराबर, वो अब टोटल फाई ई के बराबर हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम कर देंगे, ऑल एलिमेंट्स, और वो हमारे पास ई डॉट डी एस के बराबर आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ई
इनटू में n यूनिट वेक्टर और जो ds हो जाएगा। जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास n, वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल टू एरिया ds जो बताया आपके। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास है समेशन जो है टोटल, इसको हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्योंकि टोटल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ई डॉट एन और डी एस, ये हो जाएगा। अब ये नहीं होगा बेटा, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि वेक्टर था ना, तो हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो अब स्केलर में कर दिया इसको, ठीक है। यदि थीटा जो है एंगल मान ली, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल एरिया एलिमेंट ds, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या मान लिया कि थीटा एंगल है, तो फाई ई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई जो हो जाएगा पूरा सरफेस एरिया ई डॉट कॉस थीटा और इनटू में आपका क्या है ds, क्योंकि एलिमेंट जो है हमारे पास वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, एलिमेंट का कॉस थीटा कंपोनेंट है वो रहेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ई डॉट डी एस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और इसको अगेन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ये अब ये क्या है हमारे पास, देखो सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया, उसको हमने क्या लिख दिया एस में, यानी इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसमें, और ये अगर लग जाता तो इसको क्या बोलेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं सरफेस इंटीग्रल एक क्लोज सरफेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये इसकी जो है वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसकी थर्ड जो कंडीशन है बेटा, वो ये कहता है कि यदि एरिया हमारे पास जो है नॉर्मल नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इफ एरिया इज नॉट नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो कुछ एंगल बना रहा हो बेटा, ठीक है, बट ई मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल एरिया, ठीक है, नॉर्मल एरिया के साथ वो थीटा एंगल बना रहा हो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो जैसे ये हो गया हमारे पास एरिया बेटा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है, ये थीटा एंगल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल टू एरिया, ये एरिया के नॉर्मल है, तो इसके अलोंग हमारा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट, यहां पर अगर देखें इसमें थीटा एंगल बना रहा है, तो आपके पास ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कंपोनेंट होगा ना यहाँ पर, और इनटू में जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस कॉस थीटा, और यदि वेक्टर नोटेशन में इसको करना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्केलर है तो उसकी जगह पर वेक्टर आ जाएगा, ई डॉट एस। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा जब कोई थीटा एंगल बन रहा हो, ठीक है, एरिया एलिमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी अगर यूनिट हम निकालें SI यूनिट, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया, ई डॉट ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है कि फोर्स
पर यूनिट चार्ज, एफ बाई क्यू नोट जो हो गया, ठीक है। और फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और चार्ज की हो गई कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट अगर बताएं हम ऐसा यूनिट, तो वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर जो हो जाएगी, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं हम। ये यहाँ पर क्या है फोर्स का, तो फोर्स का क्या हो जाएगा M1 L1 और T-2, ठीक है। और नीचे है चार्ज, चार्ज का क्या हो जाएगा AT, और AT जो है जैसे नीचे AT है ऊपर जाएगा तो -1 और इसके -1 हो जाएगी, ठीक है। और साइड में क्या है S जो है, S का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर जो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें से एक L और L कितना हो गया, L क्यूब जो हो गया, L2 पहले है, T2 ये है, और यहाँ पर क्या है -1 और है, तो कितना हो जाएगा T-3 हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले था तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, और A-1 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब किस किस केस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले केस में वहन थीटा लेस देन 90, थीटा जो है वो लेस देन 90 हो। थीटा लेस देन किस केस में होगा बेटा, जब हमारे पास जो फील्ड बना है वो किससे हो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो। इसका मतलब ये है क्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, जो जीरो हो, ठीक है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, ये कोई सरफेस है और यहाँ क्या है सेंटर के ऊपर इसके प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसमें ये कोई एरिया एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है, ये कोई स्मॉल एरिया जो हमने कंसीडर कर लिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इसमें, ठीक है। और थीटा क्या हो, इसके जो नॉर्मली हो, ये एन जो है आपके पास, ये एंगल जो है थीटा हो, तो ये क्या था हमारे पास ds था, ठीक है। तो इसमें हर केस में क्या होगा, ये आउटवर्ड ही रहेगा इस प्रकार से, ये ऐसे। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फ्लक्स कैसा होगा इसमें, पॉजिटिव, और किस साइड होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा बेटा, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारे पास जो है चार्ज कितना हो, ग्रेटर देन जीरो, या फिर थीटा हम कह दें कि लेस देन कितना हो, 90 डिग्री हो। दूसरे में केस में अगर देखें इसमें सेकंड केस में कि इफ थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 का होने का मतलब है ये कब होगा बेटा, इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है हमारा वो किस वजह से है, नेगेटिव चार्ज की, दैट इज फील्ड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया क्यू जो है वो लेस देन है जीरो से, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि फ्लक्स जो होगा हमारे पास वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे ये कोई एरिया हमने ले लिया, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है अब की बार, और माइनस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी, वो नेगेटिव पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ आएंगे इसमें, ठीक है। ये हम क्या ले लेंगे, जैसे कोई एरिया एलिमेंट तो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो गई इसमें। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इसके अलोंग होगा, ठीक है। और नॉर्मल ये हो गया इसमें यहाँ पर। तो इस केस में थीटा जो है हम जैसे पहले वाले में ये लिया था, लेकिन इसमें हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ये इधर वाला, ठीक है। ये आपका थीटा इसमें काउंट नहीं होगा, थीटा काउंट होगा ये वाला। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो एंगल बन रहा है वो थीटा हो गया आपका यहाँ, और इसी वजह से जो फ्लक्स भी होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड केस में अगर हम करें इसमें, जब आपके पास थीटा जो है कितना हो, 90 डिग्री हो, और थीटा 90 होने का मतलब ये है कि
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास किसके बराबर होता है, ई डॉट एस कोस थीटा के बराबर, और ई डॉट एस कोस 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास किसके बराबर आ गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, तो जब थीटा 90 डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ये कोई सरफेस एरिया मान लिया, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, और ये हमने क्या ले लिया, कोई सरफेस एरिया जो है वो ds हमने ले लिया। ठीक है, और ये जो है एरिया वेक्टर हो गया इसका, नॉर्मली जो हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि थीटा हमारे पास 90 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की केस थी। एक बात और है बेटा जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हाइड्रोडायनामिक्स से लिया गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है आपका बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे लिया गया है, हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कहता है कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है अक्रॉस ए गिवन एरिया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जैसे फ्लक्स ऑफ वाटर। और फ्लक्स ऑफ वाटर को जो मैथमेटिकली अगर हम डिनोट करें तो वो हम ये कह सकते हैं v डॉट डी एस। ठीक है, v डॉट डी एस, यानी v है जो यहाँ पर वो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, कितने एरिया के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो कैसी रही है। उसी प्रकार से जो फ्लक्स है, ठीक है, जैसे फ्लक्स ऑफ लाइट भी होता है, फ्लक्स ऑफ हीट भी होता है। जो फ्लक्स ऑफ हीट है वो आपका ऑप्टिक्स में होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बात करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस एरिया के अंदर गई है, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा वो कहाँ से लिया गया है, वो हाइड्रोडायनामिक्स से लिया गया है। वैसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो लैटिन भाषा में फ्लूएक्स बोलते हैं। जो अगर लैटिन भाषा से देखें तो किसके बराबर, फ्लूएक्स बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फ्लो। ठीक है, ये लैटिन नाम है बेटा इसका। लैटिन भाषा में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, सिंपली फ्लक्स को जो है फ्लूएक्स कहा जाता है, और जिसका मतलब क्या होता है, टू फ्लो। ठीक है, तो ये आपके बारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया उसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी बेटा, और यहाँ टॉपिक आपका पूरा हो जाता है। इसको आपने अच्छे से करना है। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, कल जो हम टॉपिक करवाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्ज़ाम में 100% आना है। ठीक है, ये मान लो उसके आने के चांस क्या हैं, बिल्कुल 100% चांसेज हैं बेटा। और वो टॉपिक इसी के बेस के ऊपर है, जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो अभी फार्मूला आपको बताया है ई डॉट डी एस, इसी को हम लेकर जो है वो यूज करेंगे इसमें। ठीक है, और वो टॉपिक है आपका गॉस थ्योरम। कौन सा टॉपिक है, गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं इस यूनिट का। ठीक है, तो ये कल करते हैं।